ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कहाँ होते हैं। जिस तरीके से आप लोग एरे के ऊपर काम करते हो और एरे पे ये कहते हो कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। सही है। अब देखो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो मेरे पास अगर मुझे वहाँ पर 5 वैल्यूज मैंने दी हैं एरे में, तो उसका जो इंडेक्स होगा हम क्या कहते हैं, अगर 5 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स क्या होगा, एक डिक्रीमेंट करके और फिर जो वैल्यू बनेगी वो होगा। मतलब कि अगर मैं ये कह रही हूँ मेरे पास एक एरे में 5 वैल्यूज हैं, तो जो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा वो 5 नहीं होगा, वो क्या होगा आपके पास 4 इंडेक्स होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे पास दो चीजें होती हैं कि एक होते हैं पोस्ट और एक आपके पास क्या होते हैं, प्री। सही है। अब ये पोस्ट और प्री किस तरीके से काम करते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल किस तरीके से कि हम इसके कोड के ऊपर आ जाते हैं। सही है। कोड पे किस तरीके से कि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फाइल बनाई है, मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेती हूँ ताकि मेरा काम क्या हो जाए, सेव हो जाए। और आप लोग भी क्या कीजिएगा कि आप जब भी सेव करें, आप लाजमी जिस तरीके से मैंने बताया कि सी में जाकर आप जैम में जाएंगे, जैम में जाने के बाद एच टी डॉक्स में जाएंगे और फिर आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर किसी भी जगह पे क्या कर देगा, आप फाइल को सेव कर देगा। तो हमने माई फाइल्स के नाम से एक फाइल बनाई हुई थी, तो मैं इसको यहीं पर ही करती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ इंक्रीमेंट डैश डिक्रीमेंट डॉट PHP। अच्छा, इसका मैं ये सेमी कॉलन हटा देती हूँ क्योंकि फिर हम कॉलिंग करेंगे तो फिर मैंने इसको क्या करा, सेव करा। अब देखो मुझे HTML का क्या चाहिए था, इसके अंदर कंटेंट चाहिए, तो वो मुझे पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलता है ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप यहाँ पे शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन और जो भी पहला आएगा उसको एंटर करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा HTML का कंटेंट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें ये करना है कि अब हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर काम करना है। तो हमें किसका काम है, PHP का। तो PHP का पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर PHP का ब्लॉग बना लेती हूँ जिसमें मैं क्या कर सकूँगी, अपने PHP का कोड लिख सकूँगी। अब देखो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल बनाना देखे थे, तो मैं यहाँ पर भी क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ। मैंने कहा $a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दे दी, 5। सही है। अब मैंने कहा कि भाई ये वैल्यू जब प्रिंट होगी तो मुझे ये वैल्यू 5 प्रिंट ना हो, वो क्या होकर प्रिंट हो, कुछ ना कुछ एडिशन होकर हो, मतलब कोई ना कोई इंक्रीमेंट होकर मेरा काम वहां पर विजिबल होना चाहिए। अब देखो किस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पर आई नीचे अगेन। सही है। मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं ले रही हूँ डॉलर, या इसको हम डायरेक्ट इको कराते हैं। मैंने कहा इको, इको में मैंने यहाँ पे क्या, $a और मैंने यहाँ लगाया प्लस प्लस एंड देन सेमीकोलन। सही है। अभी देखो मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है 5 और मैंने इको करा दिया a को और मैंने क्या करा, प्लस प्लस करके। अब देखना इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा या किस तरीके से रन होता है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ रन करते हैं, रन करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ लोकल होस्ट लिखते हैं। लोकल होस्ट लिखने के बाद मेरा जो फोल्डर का नाम था वो क्या था, मेरे पास माई फाइल्स था, तो मैं आ गई माई फाइल्स स्लैश, और मेरी अभी की फाइल का क्या नाम, क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट PHP। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मेरे पास ये रिफ्यूज क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो सर्वर है उसको रन नहीं किया। तो हम यहाँ सर्वर रन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। और ये स्टार्ट किया एंड देन माई सीक्वल स्टार्ट किया। इसके बाद जाके अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अब देखो जो मेरा आउटपुट आया, अब जो डिफरेंस है ना यहाँ पे देखना कि क्या होगा। मेरा जो आउटपुट आया वो क्या वैल्यू आई, 5 ही आई। हालांकि मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे तो प्लस प्लस लगाया हुआ है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 के बजाय क्या आनी चाहिए थी, 6 आनी चाहिए थी। सही है। लेकिन देखो जो मैंने बात कही कि जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम होता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ कि आनी चाहिए थी 5 लेकिन आनी चाहिए थी 6 लेकिन आगे आ गई 5। मैं एक और दफा क्या करती हूँ, इको, और मैंने कहा $a। अब देखो मैंने क्या प्रिंट करवाया,
मैंने प्रिंट ये करवाया है कि मेरे पास पहले क्या था आपके पास कि ए में प्लस प्लस ऐड होके प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन जो एरर आ रहा था या जो भी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 5 ही आ रही थी। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ए को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रही हूँ, मेरे पास आना चाहिए 6, मेरे पास आना चाहिए 5, सॉरी मेरे पास 5 आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं किया। अब देखना क्या डिफरेंस क्या है, इसको मैं आके यहाँ रीलोड करती हूँ। तो एक काम और कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पर ले जाते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने पहली दफा ए को प्रिंट करवाया और मैंने उसमें प्लस प्लस भी लगाया, हालांकि इंक्रीमेंट भी किया, तो वो मुझे क्या कह रहे हैं यहाँ पर 5 वैल्यू, मतलब आउटपुट क्या दे रहा है, वो मुझे 5 दे रहा है। और जब मैंने सेकेंड टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंपल ए को प्रिंट करवाया, तो वो मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो क्या था, मेरे पास 5, लेकिन उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, 6 प्रिंट करके दिया। तो बात सारी ये है कि ये यहाँ पर 6 प्रिंट क्यों करके दे रहा है। तो देखो, जब मैं यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये सेकंड टाइम कॉल होगा ये वाला वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। और जब ये फर्स्ट टाइम होगा तो इसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए जो यहाँ पर आपने इनिशियलाइज करवाई है। तो इस तरीके से जब हम किसी भी वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या मुराद है कि वो वैल्यू पहले सिंपल एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी और उसमें प्लस प्लस होना, और कहाँ जाके सेव कर देना, यहाँ पर इस वेरिएबल में। अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कॉल कराऊंगी सिंपल वेरिएबल को, तो कौन सी वैल्यू सेव हुई हुई होगी, जो आपने क्या करवाई होगी, इंक्रीमेंट कराई होगी। तो यहाँ पर जब भी देखो कि जब मैंने पहली दफा प्रिंट करवाया तो उसने मुझे यहाँ पर क्या दिया, 5 दिया, लेकिन जब मैंने दूसरी दफा सिर्फ सिंपल कॉलिंग करवाई तो वो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसी के साथ एक और काम होता है या एक और चीज होती है, इसको मैं वो बना देती हूँ कमेंट, इसलिए क्योंकि मैं अगर नहीं बनाऊंगी तो वैल्यू इसी में ही आगे पीछे होती रहेंगी। सही है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो मैं एक और दफा मैंने कहा इको, और मैंने यहाँ पर लगाया डॉलर ए, और हम इससे पहले क्या लग देते हैं, प्लस प्लस सेमी कॉलन। सही है। मतलब अब देखो मैंने क्या करा है कि मैंने प्लस प्लस पहले लगा दिया और डॉलर ए मैंने क्या करा, बाद में लगाया। तो अब अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट देखूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर प्लस प्लस, मतलब जब मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पर पहले लगाया, तो उसने मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या शो करके दिया, डायरेक्टली 6 शो करके दिया। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, मैं अगर यहाँ पर आके बात करूँ तो मैंने कहा 5, सही है, 5 इको कर दो, और जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो तो क्या करना है, इसके अंदर +1 कर देना। इसी तरीके से जब मैं इस स्टेटमेंट पर आई तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पहले 1 को प्लस करके 5 में लेकर आओ और उसके बाद क्या करो, उसको प्रिंट करो। तो जब भी हम यहाँ पर प्लस प्लस पहले लगाते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि मेरे पास जो वैल्यू है उसमें ऐड होके काम होता है, लेकिन जब आप क्या करते हो, यहाँ पर प्लस वाले सिंबल या इंक्रीमेंट के सिंबल बाद में लगाते हो, तो वो आपके पास क्या कहता है, बाद में, मतलब पहले जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल प्रिंट होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से इस वाले को हम क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट। सही है, यहाँ तक क्लियर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, जिस तरीके से मेरे पास इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट और प्री होते हैं, इसी तरीके से डिक्रीमेंट में भी मेरे पास पोस्ट और प्री वाले काम क्या होते हैं, यहाँ पर अप्लाई हो रहे होते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कमेंट बना देती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ। मेरे पास वैल्यू क्या है, अभी तक ए की वैल्यू 5 ही है। मैं यहाँ इको कराती हूँ और इको कराते वक्त मैं अब क्या काम करूंगी, जिस तरीके से मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया था मैं उसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट करूंगी। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले वैल्यू मेरी प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेशन अप्लाई होगा जब आप नेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको डॉलर ए मैंने यहीं पर ही बनाया, सही है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस माइनस और सेमी कॉलन।
तो देखो माइनस माइनस और सेमी कॉलन है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 5, तो मेरे लिहाज से वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करवा दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर काम कर। तो यहाँ पर आके काम करूँ तो देखो वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये पहली दफा उसने प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद इसने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, जो आपने डिक्रीमेंट वाले काम किया है। तो अगर अब आपको डिक्रीमेंट वाला काम चाहिए, तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर डॉलर ए को अगर मैं सिंपल प्रिंट करवाऊँ, सही है, अभी मैंने ना ही इंक्रीमेंट का काम किया और ना ही मैंने डिक्रीमेंट का काम किया है, तो यहाँ पर अब देखो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 4 वैल्यू आ रही है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है वो क्या करता है कि पहले मेरा ए प्रिंट करेगा, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू मतलब उसमें डिक्रीमेंट करेगा, और वो वैल्यू कब प्रिंट होगी, जब आप दूसरी दफा उसको कॉल करोगे। सही है, इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक और दफा इसको प्रिंट करवाना चाहूँ डॉलर ए, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी अब वो क्या आएगी, वो 4 ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब कोई भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम नहीं किया है। अब इसी के साथ अगर मुझे क्या करना हो, मुझे यहाँ पर ये वाला जो काम है वो तो हो गया मेरे पास पोस्ट डिक्रीमेंट का। अब इसी हमें प्री करना हो तो प्री कैसे करेंगे, वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर आकर एक और काम करती हूँ, इसको सेमी कॉलन लगा के हम इसको कमेंट बना रहे हैं, और कमेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पर आके अगेन इको करती हूँ। मैंने कहा इको डॉलर, बल्कि डॉलर नहीं लगाएंगे हम, पहले माइनस माइनस लगाएंगे, और उसके बाद मैंने लिखा डॉलर ए और सेमी कॉलन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरे पास वैल्यू क्या है 5, तो वो ये कह रहा है कि भाई पहले माइनस करना, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो इस डॉलर में जाके क्या कर देना, प्रिंट करवा देना, एंड देन मेरे पास अब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने सोचा है माइनस, तो वो मेरे पास 4। तो अब यहाँ पर देखो कि वो 4 आंसर क्या है यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास जो होगा वो कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट का काम। तो ये मेरे पास क्या थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और मोस्टली ये हम यूज करते हैं लूप में। तो अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो लूप में हम ज्यादातर ये वाला काम यूज करते हैं। कौन सा वाला, उसको मैं कमेंट से हटा रही हूँ, ये जो मैंने हाईलाइटेड किया ना ये वाला काम। इसका मतलब क्या होता है कि जब पहली दफा चलेगा लूप तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट कराते जाएं और अपना काम क्या करते जाएं वहां पर, मतलब लूपिंग को चलाते जाएं जब तक कि आपकी कंडीशन वहाँ पे क्या नहीं हो जाती, फुलफिल नहीं हो जाती। तो ये आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। सही है, अभी तक हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर काम नहीं किया था। हम ये कह रहे थे कि 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। तो आज जो है वो हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर काम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये कहते हैं कि ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, सही है, ये किसका ऑल्टरनेटिव होता है, आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव होता है। और जब भी हमारी इसकी एक्सप्रेशन आती है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या वो फॉल्स रिटर्न करेगा, जिस तरीके से इफ एल्स में हम काम करते हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर की स्टेटमेंट किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने ये कह लें कोड पर, और मैं क्या करती हूँ कि मैं नई फाइल बना लेती हूँ, ताकि जो आपकी चीज़ें हैं वो एक्चुअल तरीके से, सही तरीके से आपके ऊपर ये कह लें कि आपका जो काम है वो सही तरीके से अलग अलग होता रहे। तो यहाँ पर आके देखो मैंने htdocs में गई, माई फाइल्स में गई, और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया टर्नरी डॉट php, और इसी के साथ इसका जो कोड है HTML का, आप इस तरीके से एंटर करवा सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा HTML का PHP का काम है, तो PHP के काम के लिए मैं यहाँ पर PHP का एक ब्लॉग बना दूंगी। इसको क्या करें, आप एक्सटेंड करवाएं और अब यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करेगा। मैंने ही कहा कि अगर आप लोगों को याद हो गया है कि हम कॉमन एग्जांपल लेते थे कि अगर तो भाई एज आपकी क्या है, आपकी ग्रेटर देन 18 है, तो आप क्या है, वोट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप क्या है, यहाँ पर वोट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो हमें कुछ इस तरीके से क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो इस तरीके का कोड कैसे यहाँ पर मैं बना सकती हूँ, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए। इफ एल्स से अगर मैं कहूँगी तो शायद आप बना दें, लेकिन अगर आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में लिखें तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स आपके पास क्या है, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है।
और ये कैसे होगा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ जिसका नाम मैं दे रही हूँ एज, और एज में मैंने जो वैल्यू स्टोर कराई है वो मैंने यहाँ पर करा दी लेट सपोज 20। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक कराना है। अगर इसको चेक करवाएं हम सिंपल मेथड से तो बहुत से लोग इफ एल्स से कर लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर ये कहता है कि भाई मैं ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता हूँ वैल्यू, तो आप उसका जो डेटा है वो किस में करवा लें, किसी भी वेरिएबल में क्या करवा लें, स्टोर करवा लें, ताकि आप बाद में क्या करवा सकें, उसको प्रिंट करवा सकें। तो मैंने कहा भाई एक डॉलर बी के नाम से मैंने क्या करा, बी कर लो या आप ये कह लो रिजल्ट कर लो, सही है, जिसमें आपका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन कैसे बनेगी, तो अगर टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स हम खोल के देखें तो वो क्या कह रहा है कि पहले आप क्या बनाएंगे, कंडीशन। सही है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं पहले कंडीशन बनाती हूँ। कंडीशन क्या है मेरी, कि एज मेरे पास लेस देन 18 नहीं होनी चाहिए। सही है, तो लेस देन 18 नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर तो ये कंडीशन सही है, मतलब कि आपकी जो भी वैल्यू है जो आपने यहाँ पर दी हुई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो क्या होना चाहिए, तो इसकी जब हम नेक्स्ट बताते हैं इफ या इस कंडीशन को जो आउटपुट, वो हम देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मुझे स्ट्रिंग देनी है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सही है। अब अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने से मुराद कि अगर मैं यहाँ पर 20 के बजाय मैं यहाँ पर 10 दे दूँ, सही है, तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में दूंगी तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कोलिन, और कोलिन के बाद मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके, क्योंकि मुझे इसी स्टेटमेंट के आगे चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और इसको मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। सही है, ये मेरे पास क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। अब इसको जरा देखो गौर से समझ लो, ताकि क्या हो आपके पास ये टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल में मैंने ये कहा कि इसकी वैल्यू क्या करानी है, मुझे चेक करानी है। अब चेक जब करानी है तो मुझे कहीं ना कहीं आउटपुट क्या करवाना होगा, सेव करवाना होगा, ताकि मैं उसकी बेस के ऊपर क्या करवा सकूँ, प्रिंट करवा सकूँ। सही है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम का, और जो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स था वो ये कहता है कि पहले आप क्या दो, कंडीशन। अगर कंडीशन सही होती है तो जो उसका आंसर है वो यहाँ देना, और अगर गलत होती है तो क्या देना, यहाँ पर उसका क्या देना, आउटपुट देना। मतलब ये है कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो कौन सा आउटपुट चलेगा, ये वाला आउटपुट चलेगा। अदरवाइज क्या चलेगा आपके पास, ये आउटपुट चलेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी तक कोई प्रिंट नहीं करवाई है, प्रिंट के बगैर हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ किसको प्रिंट करवाऊंगी, रिजल्ट को। सेव किया मैंने, और इसी के साथ यहाँ पर आके मैं इसको लोकल होस्ट ऑन कर लूँ, और माय फाइल्स स्लैश, मैंने यहाँ पे किस नाम से बनाई है फाइल, ternary.php। तो देखो भाई ये क्या लेकर आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ऐसा क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि देखो जो मेरी कंडीशन थी यहाँ पर, जो एज थी मैंने क्या दिया था यहाँ पर 10। इसीलिए जब वो इस वाली कंडीशन के ऊपर आया और इसने ये देखा कि आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो जैसे ही ये कंडीशन सही होगी तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क के बाद डायरेक्ट इसका आउटपुट होगा। सही है, और अगर आप कह रहे हैं कि कंडीशन ये वाली अगर गलत होती है तो इसके बजाय क्या चला दो, ये वाला लूप चला दो या ये वाली चीज चला दो। तो मेरे पास क्या था आउटपुट, मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी 10, तो इसमें क्या लेकर आया यहाँ पर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इन केस अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर देती हूँ, 20 ही कर देती हूँ। मैंने सेव किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो वो मुझे क्या ला के दे रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग।
तो ये कंडीशन अगर आपकी सही होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी पहली चीज आपने यहाँ लिखी होगी वो प्रिंट होगी। और अगर ये कंडीशन आपकी गलत होती है तो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट वाला लूप जो आपकी क्या चलेगा कि फॉल्स के ऊपर आपकी क्या चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टर्नरी ऑपरेटर का काम। और ये वाला काम देखो एक लाइन में हमारे पास बहुत आसानी से हो रहा है। मैं यही सेम काम कर सकती हूँ किसकी मदद से, कर सकती हूँ, इफ एल्स की मदद से मैं ये काम कर सकती हूँ। लेकिन जब आपके पास एक चीज सही काम कर रही है तो आप उसको वहां पे क्या करते हो, कोड ऑफ लाइन रिड्यूस करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर कहीं कहीं पर हम यूज वहां पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।